नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रफ़ीक खान सुरियास, अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेरुंदा हाजिर हूँ आज आपके सामने कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान की पुस्तक के भाग 1 हमारे अतीत को लेकर। ये कक्षा 8 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक है। इस पाठ्य पुस्तक के आज प्रथम अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रथम अध्याय है हमारे पास सामने, कैसे, कब और कहाँ। जैसा कि नाम से अपने को लग रहा है, कैसे, कब और कहाँ, यानी कि कोई भी चीज़ कैसे हुई, कब हुई और कहाँ हुई, इसके बारे में महसूस हो रहा है कि यही होगा इस अध्याय में। तारीखों के बारे में होगा, कब हुआ, कैसे हुआ, तारीखें कैसे बनी, इस बारे में इस अध्याय में अपन अध्ययन करेंगे। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, ये टॉपिक है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती रहती थी और इतिहास को तारीखों का ही पर्याय माना जाता था। लोग ये सोचते थे कि यार इतिहास तो उबाऊ सब्जेक्ट है, बोर हो जाते हैं इसको पढ़ पढ़ कर, तारीखें रटते जाओ, तारीखें रटते जाओ। क्या ये इतिहास के बारे में धारणा सही है? हाँ, कुछ हद तक सही कह सकते हैं अपन कि इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की होती थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लग जाते हैं। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की जो चीज़ें देखते हैं, उन पर हम ऐतिहासिक सवाल कभी नहीं उठाते हैं। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं। कई चीज़ों के बारे में तो हम ऐसा भी सोचते हैं कि जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही है वो हमेशा से ऐसी रही हो, लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण भी आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ था। चाय पीना स्वाभाविक बात है, चाय पीते आ रहे हैं अपन, लेकिन जब अपन सोचते हैं कि ये चाय कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब हुआ, रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। तो ये इतिहास हो गया। चाय का चलन शुरू कब हुआ, रेलवे का निर्माण कब हुआ, रेलगाड़ी में आने से पहले लोग दूर दूर की यात्राएं किस प्रकार करते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। ये भी एक इतिहास के बारे में जानने की चीज़ है। देखो, यहाँ एक ये चित्र दिया गया है। इसमें ऐसा लग रहा है कि कोई अंग्रेज़ महारानी खड़ी है, नीचे कुछ भारतीय कुछ वस्तु भेंट कर रहे हैं। ये देखो क्या है, ये ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का ये आवरण चित्र है। जेम्स रेनेल कौन था? 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। देखो, अच्छी चीज़ है, ये याद रखने की चीज़ है। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार किससे करवाया था? तो वो रेनेल था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपनी इच्छा से अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हो। बड़ा दुख होता है जब ये देखते हैं भारत के लोग खुद अपने पवित्र ग्रंथों को इन अंग्रेज़ों को सौंप दिया करते थे, क्योंकि उस समय परिस्थितियां ऐसी हुई थी। ये सारे सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है। एक लंबे समय से चलती रही है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं किया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी ज़बान पर चढ़ा था।
इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ है या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए हो। यानी अपन निश्चित तारीख नहीं बता सकते इनकी। इस जुड़ाव की वजह क्या है? एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार ये लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल राजा का विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, उसने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, कब मरा, उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, क्या बोते थे, शहर कैसे बने, बाजार कैसे फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार कैसे पनपे और संस्कृति और समाज किस तरह बदले थे। अब अपन बात करते हैं कौन सी तारीखें हैं, कौन कौन सी तारीखों के बारे में हम इतिहास में पढ़ते हैं। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। एक उदाहरण पर देखो, विचार करें अपन। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। यह इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होता है। ध्यान रखना है, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। और आखिरी वाइसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म हो जाते हैं। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेलेजली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, इनके बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वाइसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में सामंजस्य बना रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना है कि उसे आसानी से समझा जा सके, याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों का महत्व दिया जा रहा था वह महत्वपूर्ण नहीं रहेगी। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अंग्रेज़ों के इतिहास को पढ़ेंगे तो अपन भारतीय इतिहास को उसमें तवज्जो नहीं दे पाएंगे, स्थान नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमें इतिहास का खाका इस प्रकार का तैयार करना पड़ेगा कि हम उसमें भारत के इतिहास को भी जान सकें। ये एक तस्वीर दिखाई दे रही है आपको, वारेन हेस्टिंग्स की है। ये 1773 में ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों और उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। अब अपन बात करते हैं कि अवधियाँ कैसे तय करते थे।
1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये याद रखने की, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक, अर्थशास्त्री भी थे, राजनीतिक भी थे और दार्शनिक भी थे, जिनका नाम था जेम्स मिल। इन्होंने 3 विशाल खंडों में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास, एक किताब लिखी थी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा था। यानी इतिहास को इन्होंने कितने कालखंडों में बांटा? 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंड कौन से? एक हिंदू कालखंड, मुस्लिम कालखंड और ब्रिटिश कालखंड में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? जब भी अपन इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास को इन कालखंडों में बांट कर ही पढ़ा जाता है। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है कि हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश से करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सारे हम समय को बांटते हैं, और ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल को लगता था, जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। यानी जितने भी एशिया के समाज हैं वो सब यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। यानी जब अंग्रेज आए थे भारत में तब हिंदू और मुसलमान 2 तानाशाहों का राज चलता था और इनमें आपस में धार्मिक बैर था। बैर मतलब दुश्मनी थी। इसी के कारण अंग्रेज़ों ने मौके का फ़ायदा उठाया और अपना साम्राज्य यहाँ स्थापित कर लिया था। मिल की राय में ब्रिटिश भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। क्या राय थी? ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने यह सोचा था कि भारत में अगर सभ्यता फैलानी है तो यहाँ पर यूरोपीय शिष्टाचार लागू करना पड़ेगा। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। उन बेवकूफ़ों को ये पता नहीं था कि भारत सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है, और इन अंग्रेज़ों को भारत में किसी प्रकार की संस्कृति का प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जो जेम्स मिल था जिसने ये किताब लिखी थी अंग्रेज़ों के लिए, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उन्होंने ये किताब में लिख दी थी बातें कि हिंदुस्तान को अगर प्रगति करनी है तो उनको अंग्रेज़ों की मदद लेनी पड़ेगी। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा ही लिखा गया था ये इतिहास, तो अंग्रेज़ अपनी बढ़ाई लिखेंगे, हिंदुस्तानियों की बढ़ाई तो लिखेगा नहीं। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? हरगिज़ नहीं। एक सच्चा हिंदुस्तानी कभी भी ये स्वीकार नहीं करेगा कि अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। हमारा देश बहुत अच्छा था, लेकिन इन अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई और देश को बांट दिया और अपनी कमाई के लिए अपने देश के लोगों को आपस में लड़ाकर खुद लूटते गए और हिंदुस्तान का सारा पैसा ब्रिटेन ले गए। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? सभी धर्म थे यहाँ, सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया जाता था। किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए प्राचीन भारत में सारे शासकों का ही एक धर्म नहीं होता था। अलग अलग धर्मों के शासक थे, लेकिन सभी अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं।
इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से ही आई थी। यानी इतिहास एक तो बांटा गया था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश कालखंड में, और फिर दूसरा वर्गीकरण हुआ था प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से ही आई थी। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। नहीं, यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं, यानी भारत को औपनिवेशिक बना दिया गया था। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित कर लिया, यानी भारत को औपनिवेशिक बना लिया था। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया। यानी अंग्रेज अपने खर्चों को पूरा करने के लिए भारत से राजस्व वसूल करते थे, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदते थे और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई जाती थी। भारत में कई प्रकार की खेती करवाकर और यहाँ से निर्यात कर देते थे, ब्रिटेन भेज देते थे। इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य, मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। समझ गए बात? ध्यान रखना औपनिवेशीकरण की परिभाषा, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे, इसीलिए इस किताब को हमारे अतीत नाम दिया गया, यानी कई अतीतों पर केंद्रित कहा गया है। हम ये किस तरह जानते हैं, इसका अध्ययन हम कल करेंगे। आशा करता हूँ आप इस अध्याय को अपनी किताब में से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस किताब को पढ़कर दोबारा इस चैनल पे सुनेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। धन्यवाद।